नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर डीप डाइव करने वाले हैं जो बचपन से हमारी जिंदगी का हिस्सा रही है, कर्म का फल। ये एक ऐसी क्लासिक हिंदी लोक कथा है जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी फितरत का एक आईना है। तो बिना किसी देरी के इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि नैतिकता, इंसाफ और कर्म का ये विजुअल ब्रेकडाउन हमें आखिर क्या सिखाता है। शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल उठता है, क्या आज की इस लालच भरी दुनिया में सच्ची मेहनत और ईमानदारी का सच में कोई मोल है? सोचकर देखिए, ये सवाल इस पूरी कहानी की जान है। ये कथा सिर्फ जादू टोने के बारे में नहीं है, ये एक प्रॉपर इकोनॉमिक और मॉरल केस स्टडी है जिसे जादू के पर्दे के पीछे बड़े ही शानदार तरीके से पेश किया गया है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, रामू का ईमानदार संघर्ष। हमारी कहानी शुरू होती है कासगंज नाम के एक छोटे से खूबसूरत गांव से। बाहर से देखने पर यह गांव कितना शांत लगता है ना, लेकिन इस शांति के पीछे वही आर्थिक जद्दोजहद छिपी है जो हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। अब यहाँ जो मुख्य टकराव है वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। एक तरफ है हमारा रामू, एकदम सच्चा, दिन रात मेहनत करने वाला लक्कड़हारा जो अपनी गरीबी में भी पूरी तरह संतुष्ट है। और ठीक उसके विपरीत खड़ा है उसका मालिक सेठ लालचंद, अमीर, लालची, झूठा और दूसरों का शोषण करने वाला। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव है। कहानी में एक रियल ग्राउंड लेवल चेक तब मिलता है जब रामू की पत्नी सुमन अपनी आर्थिक परेशानियों का जिक्र करती है। वो बहुत लाचारी से कहती है कि बच्चों मोनू और चिंकी की स्कूल फीस भरनी है, महंगाई आसमान छू रही है, आखिर इस थोड़ी सी तनख्वाह में घर चलेगा तो चलेगा कैसे। ये बात इस कहानी को किसी दूर दराज की फैंटेसी से निकलकर सीधा आज के आर्थिक दबाव की रियलिटी से जोड़ देती है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, सेठ लालचंद का लालच। चलिए देखते हैं कि ये आर्थिक शोषण पेड़े वाले दिन यानी तनख्वाह के दिन एक्चुअल में कैसा दिखता है। इस पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिए, 1500 रुपए। इस नंबर का विजुअल शॉक कितना बड़ा होगा जरा सोचिए। एक मजदूर ने पूरे महीने खून पसीना एक किया, वादा था 3000 रुपए का, लेकिन जब हाथ में पैसे आते हैं तो बॉस बिना किसी वैलिड रीजन के ठीक आधी तनख्वाह थमा देता है। रमू की जिंदगी में ये अचानक आया किसी भूकंप से कम नहीं था। सेठ लालचंद के झूठे बहानों का पूरा खेल यहाँ देखा जा सकता है। सिर्फ रामू ही नहीं, एक और मजदूर है हरिया, उसकी तनख्वाह 3000 से सीधा 2000 कर दी गई। वजह, क्योंकि उसने पूरे दिन के काम में सिर्फ 1 घंटा आराम कर लिया था और रामू को 3000 के बदले 1500 मिले, ये कहकर कि मार्केट में लकड़ियों के दाम गिर गए हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे लालचंद मार्केट के लॉसेस खुद उठाने के बजाय उन्हें इन गरीब मजदूरों पर डाल देता है ताकि वो हमेशा गरीबी के जाल में फंसे रहें। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, एक डेस्परेट तलाश। इतने बड़े धोखे और अन्याय के बाद भी रामू हार नहीं मानता और दोस्तों यहीं से उसकी किस्मत का पहिया पूरी तरह घूमने वाला है। यहाँ से कहानी एकदम रफ्तार पकड़ लेती है। पूरे पैसे ना मिलने की वजह से रामू रात में एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है। गांव की अलग अलग दुकानों पर जाता है पर हर जगह से उसको मना कर दिया जाता है। और तभी अचानक से भैंसों का एक बड़ा झुंड बेकाबू होकर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए रामू वहां से अंधाधुंध भागता है और आखिरकार एक अनजान अंधेरी गुफा के अंदर जाकर छिप जाता है। ये भागम भाग उसे सीधा एक ऐसे रहस्य के पास ले आती है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। चलिए बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, जिन और जादुई टोकरी। गुफा के उस सन्नाटे और अंधेरे में रामू की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो बिल्कुल चमत्कारी थी। गुफा में अचानक एक जिन प्रकट होता है और उसके शब्द कुछ इस तरह थे, इस गुफा में केवल वही इंसान प्रवेश कर सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। ये एक बहुत ही गूस बम्स देने वाला मोमेंट है। इससे यह साबित होता है कि रामू की ईमानदारी सिर्फ उसकी आदत नहीं थी बल्कि वो एक स्पेशल पासवर्ड था, एक ऐसी चाबी जिसने इस जादुई गुफा के रहस्यमयी दरवाजे को आखिरकार खोल दिया था। फिर जिन उसे एक जादुई टोकरी देता है, पर मैजिक कभी भी बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के थोड़ी आता है। इसके रूल्स बिल्कुल क्लियर थे। पहला, इसे वही छू सकता है जिसका दिल साफ हो। दूसरा, इसमें जो भी डालोगे वो बार बार मल्टीप्लाई होगा। तीसरा नियम थोड़ा स्ट्रिक्ट था कि जिंदगी में इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार की चीज डाली जा सकती है। और आखिरी और सबसे जरूरी नियम, लालच बिल्कुल मत करना, बस उतना ही लेना जितनी सच में जरूरत हो। अब आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, चंदन का चमत्कार।
जब ये जादुई टोकरी और जिन की वो सीरियस वार्निंग लेकर रामू सुरक्षित अपने घर सुमन के पास पहुंचता है, तो ये दोनों के कैरेक्टर की सबसे कड़ी परीक्षा का वक्त था। यहाँ एक सेकंड के लिए हम रुकते हैं। जरा खुद सोचकर देखिए, अगर किसी आम इंसान के पास ऐसी कोई जादुई टोकरी लग जाए जिसमें सिर्फ एक बार किसी चीज को बढ़ाने का मौका हो, तो उसमें क्या जाएगा? सोने के सिक्के, कैश की गड्डियां या हीरे? जब ऐसी अनोखी शक्ति हाथ लगती है ना, तो लालच में आना बहुत नॉर्मल सी बात लगती है। ये एक बेहद गहरा नैतिक सवाल है। पर यहीं तो टर्निंग पॉइंट आता है, जहां रामू और सुमन का असल किरदार निखर कर सामने आता है। उन्होंने किसी सोने या चांदी को नहीं चुना, उन्होंने निकाला चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा। रामू को कभी जंगल में ये चंदन की लकड़ी मिली थी जो उसने संभाल कर रखी थी। उन्होंने वही लकड़ी उस टोकरी में डाल दी। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी सुलझी हुई और बिना किसी लालच के एकदम प्रैक्टिकल थी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी यानी छठे सेक्शन पर, दौलत को बांटना। चलिए देखते हैं कि इस नेक और पवित्र फैसले का आगे चलकर कितना बड़ा और शानदार रिपल इफेक्ट होता है। इस पूरे सीक्वेंस पर ध्यान दीजिएगा, कितना लॉजिकली सब कुछ होता है। पहले चंदन की लकड़ी टोकरी में जाते ही ढेर सारी लकड़ियों में बदलने लगती है। फिर अगले दिन रामू उन्हें बाजार ले जाकर बिल्कुल फेयर मार्केट प्राइस पर बेचता है। उस पैसे से सबसे पहला काम क्या होता है? बच्चों की स्कूल फीस भरी जाती है ताकि उनका आने वाला कल सुरक्षित हो सके। लेकिन इसका चौथा कदम इस कथा की सबसे खूबसूरत सीख है। रामू ने उस पैसे को सिर्फ अपने ऐशोआराम के लिए नहीं रखा, उसने हरिया और गांव के बाकी शोषित मजदूरों को आजाद करके अपने साथ काम पर रख लिया। पूरे समुदाय को सेठ लालचंद के चुंगल और उसकी मोनोपोली से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। इस विश्लेषण का अंत हमें बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ करना चाहेंगे। असली दौलत या वेल्थ सिर्फ वो नहीं होती जिसे हम अकेले बैठकर मल्टीप्लाई करते जाएं, बल्कि वो होती है जिसे हम दूसरों के साथ बांटना चुनते हैं। रामू की इस उदारता ने दिखा दिया कि अगर लालच की जगह ईमानदारी और दूसरों की भलाई को चुना जाए तो उस कर्म का फल कितना मीठा और कमाल का हो सकता है। जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, सफलता मिलने पर हम और आप अपने आसपास की किन लोगों को ऊपर उठा रहे हैं? जरूर सोचिएगा।